हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग नेट जेआरएफ तथा अन्य हिंदी परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध संस्कृति और सौंदर्य, जिसके लेखक नामवर सिंह हैं, को पढ़ेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रमुख और सम्मानित नाम है, जिन्हें आलोचना विधा का स्तंभ माना जाता है। वे प्रगतिशील और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के एक अग्रणी विचारक थे। डॉक्टर नामवर सिंह का जीवन परिचय। उनका पूरा नाम डॉक्टर नामवर सिंह तथा जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। उनका जन्म स्थान गांव जैनपुर, वर्तमान में उदयपुरा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका निधन 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हो गया था। वे आलोचना, निबंध तथा संपादन विधा के काफ़ी प्रमुख हस्ताक्षर थे। उनकी विचारधारा, वे मार्क्सवादी और प्रगतिशील विचारधारा के थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1971 में उन्हें मिला, उन्हें आचार्य सम्मान के रूप में भी ये उपाधि दी गई। प्रारंभिक और जीवन उनका और शिक्षा उनका देखते हैं हम लोग। नामवर सिंह का जन्म एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव और वाराणसी के पास के क्षेत्रों में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बीएचयू में उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी जी के विचारों का और अध्यापन शैली का नामवर सिंह के आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका करियर और अकादमिक यात्रा हम लोग देखते हैं। नामवर सिंह का करियर अध्यापन और लेखन के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा। उन्होंने बीएचयू में अध्यापन कार्य किया, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण उन्हें वहां से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वे जोधपुर विश्वविद्यालय चले गए। जेएनयू में स्थापना। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष बने। जेएनयू में उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक नई दिशा दी और कई पीढ़ियों के शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने संपादन में भी अपने काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका जनयुग साप्ताहिक था, जो कि, और बाद में आलोचना, जो कि त्रैमासिक का संपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने समकालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां और समीक्षाएं प्रकाशित की। अर्थात उसने कई विधाओं में अपने कार्यकुशलता का परिचय दिया। अब उनका साहित्यिक योगदान और आलोचनात्मक दृष्टि को देखते हैं हम लोग। डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी आलोचना के क्षेत्र में दूसरी परंपरा की खोज करने वाले, यानी मुख्य धारा से हटकर उपेक्षित कवियों और विधाओं को सामने लाने वाले आलोचक के रूप में जाना जाता है। उनकी आलोचना पद्धति मार्क्सवादी दर्शन और प्रगतिशील यथार्थवाद से प्रभावित थी। वे मानते थे कि साहित्य को समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वह केवल सौंदर्य शास्त्र का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण भी है। अर्थात वो साहित्य को केवल सौंदर्य शास्त्र का विषय नहीं मानते थे, बल्कि वो सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा अर्थात एक उपकरण भी मानते थे। उनकी प्रमुख कृतियां को हम लोग देखते हैं। उनकी रचना हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण धरोहर है। छायावाद, जो 1955 में प्रकाशन जिसका हुआ था, यह उनकी पीएचडी थीसिस थी, जिसने छायावादी काव्य को एक नया और तर्कसंगत विश्लेषण प्रस्तुत किया। इतिहास और आलोचना, जो कि 1957 में प्रकाशन हुआ था, निबंधों का संग्रह, जिसमें साहित्य के इतिहास और आलोचना के अंतर संबंधों पर विचार किया गया है। कहानी नई कहानी 1964 में। इस कृति में नई कहानी आंदोलन की सैद्धांतिक पीठिका तैयार की और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया। अगला है कहानी की नई प्रतिमा, जो कि 1968 में। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसने आधुनिक कविता के मूल्यांकन के लिए नए मापदंड स्थापित किए। इसी पुस्तक के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो आप सभी लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में।
इस पुस्तक में उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान का विश्लेषण किया और बताया कि कैसे द्विवेदी जी ने साहित्य की मुख्य धारा से अलग एक समांतर परंपरा स्थापित की। वाद विवाद संवाद 1989 में समकालीन साहित्यिक बहसों और विवादों पर आधारित निबंधों का संग्रह। प्रगीत और समाज 2010 में साहित्य में प्रज्ञात्मक लैरिक क्लैरिटी और समाज के रिश्तों पर केंद्रित अंतिम प्रमुख कृति। डॉक्टर नामवर सिंह के जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा की और अपनी तार्किक, स्पष्ट और बेबाक आलोचना शैली के लिए जाने जाते थे। अब हम लोग निबंध संस्कृति और सौंदर्य देखेंगे, जिसके लेखक नामवर सिंह हैं। आप लोग इस निबंध को खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि खुद से पढ़ने से आपको कई सारी चीज़ों को समझने में और भी आसानी होगी। हम लोग यहाँ आपको इस निबंध के माध्यम से उनका सारांश में आपको बताएंगे। निबंध के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तथा इस निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संस्कृति और सौंदर्य के निबंध का परिचय। संस्कृति और सौंदर्य प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह का एक विचारोत्तेजक एवं दार्शनिक निबंध है। यह निबंध 1982 ईस्वी के सांस्कृतिक चिंतन काल में लिखा गया, जब लेखक भारतीय संस्कृति, कला और सौंदर्य शास्त्र के अंतर संबंधों को नए दृष्टिकोण से परिभाषित कर रहे थे। अर्थात ये निबंध उस समय लिखा गया जब हमारे लेखक भारतीय संस्कृति, कला और सौंदर्य शास्त्र के जो अंतर संबंधों हैं उनको नए दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहे थे। यह निबंध उनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि यह निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है, तो उसे याद रखेंगे आप, दूसरी परंपरा की खोज में। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों की समीक्षा की है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी विचारों की समीक्षा की है, तो अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों की। नामवर सिंह का तर्क है कि द्विवेदी जी के लिए संस्कृति केवल परंपराओं का निर्वहन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें कला और सौंदर्य बोध गहराई से अंतर्निहित है। द्विवेदी जी का दृष्टिकोण नामवर सिंह बताते हैं कि द्विवेदी जी ने अशोक के फूल जैसे निबंधों के माध्यम से सिद्ध किया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में हर एक फूल, पत्ती और पशु की अपनी एक स्मृति परंपरा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो द्विवेदी जी के निबंध से अशोक के फूल, उस माध्यम से भारत की संस्कृति विरासत के हर एक पहलू, चाहे वो पशु, पक्षी, फूल, पत्ती हो, उसकी एक स्मृति परंपरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचना का आधार नामवर सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि संस्कृति का संबंध केवल कलात्मक या सौंदर्य संबंधी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के मूल्यों, मान्यताओं और जीवन शैली को भी समाहित करती है। यह निबंध नामवर सिंह के सांस्कृतिक विमर्श को प्रमाणित करता है, जिसमें वे संस्कृति को जीवित, परिवर्तनशील, सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया और सौंदर्य को संस्कृति की आत्मा मानते हैं। निबंध की भाषा विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण और आधुनिक आलोचना चेतना से युक्त है। इसमें भारतीय परंपरा, लोक संस्कृति, कला, इतिहास और सामाजिक सौंदर्य बोध का गहन विश्लेषण देखा जा सकता है। तो ये निबंध का परिचय था। अब हम इस निबंध के सार को देखते हैं। नामवर सिंह इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य को दो अलग अलग शब्द न मानकर एक दूसरे के पूरक तत्व सिद्ध करते हैं। अर्थात वे संस्कृति और सौंदर्य को अलग अलग नहीं मानते हैं, बल्कि वे मानते हैं कि संस्कृति और सौंदर्य दोनों एक दूसरे का पूरक है। अर्थात दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका कहना है कि जहाँ संस्कृति होती है वहाँ सौंदर्य बोध अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। अर्थात जहाँ संस्कृति है वहाँ सौंदर्य बोध होना अनिवार्य है, और जहाँ सौंदर्य है वहाँ संस्कृति का विकास संभव होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को पूरक बता रहे हैं। संस्कृति का वास्तविक अर्थ। लेखक संस्कृति को किसी स्थिर धरोहर, संग्रहालय या किताबों की बंद चीजें नहीं मानते हैं। अर्थात लेखक संस्कृति को किसी धरोहर या संग्रहालय या किताबों की बंद चीजें नहीं मानते। उनके अनुसार संस्कृति क्या है? जीवंत है, अर्थात जिसमें जीवंतता है, सजीव है, निरंतर जो बदलती रहती है, समाज की व्यवहार, परंपरा, भाषा और कला में सक्रिय रूप से प्रकट होती है। संस्कृति का मूल आधार जनता है, अर्थात विशेषकर लोक संस्कृति,
जो किसी सभ्यता की जड़ें बनाती है। अर्थात संस्कृति का मूल आधार जनता है, उससे जुड़ी लोक संस्कृति जो किसी भी सभ्यता की जड़ें को मजबूत करती है, उसे बनाती है, संवारती है। अब हम लोग देखते हैं सौंदर्य संस्कृति का अंतः तत्व। जो सौंदर्य है वो संस्कृति का मिला हुआ तत्व है, उसमें घुला हुआ तत्व है। सौंदर्य के लेखक किसी बाहरी रंग रूप तक सीमित नहीं रखते। जो सौंदर्य वो बाहरी रूप रेखा को नहीं इंकित करते हैं। यह संवेदना का परिष्कार है, मनुष्य की आंतरिक अनुभूति। जो सौंदर्य है मनुष्य के अंदर की जो अनुभूति है, जगत को देखने का विशिष्ट दृष्टिकोण है। जो सौंदर्य क्या है? संवेदना का परिष्कार, मनुष्य की जो आंतरिक अनुभूति है वो है, और जगत को देखने का एक जो अलग दृष्टिकोण है, विशिष्ट खास दृष्टिकोण वो है। मनुष्य अपनी संवेदनाओं को जितना उन्नत करता है उसकी संस्कृति उतनी ही समृद्ध होती है। अर्थात एक मनुष्य जो अपनी संवेदनाओं को जितना निखारता है तो उसकी संस्कृति भी उतनी समृद्ध होते जाती है। अब देखते हैं क्या है अगला, कला और सौंदर्य का सांस्कृतिक महत्व। नामवर सिंह बताते हैं कि कला केवल मनोरंजन या प्रदर्शन नहीं है, यह समाज की सामूहिक चेतना, इतिहास और अनुभवों की अभिव्यक्ति है। कला क्या करती है? संस्कृति को स्थायित्व देती है, मानव मूल्यों को गहराई देती है। अर्थात कला हमारे मानव मूल्यों में गहराई देती है, उसे और समझने को हमें मदद करती है, और समाज में सौंदर्य बोध को जागृत करती है, अर्थात जगाती है हमारे सौंदर्य बोध को। भारतीय कला में सौंदर्य बोध अत्यंत गहरा है। शास्त्रीय संगीत में भी सौंदर्य बोध दिखता है हमें। लोकगीत, मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य सभी में संस्कृति और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता भी वो बता रहे हैं। लेखक विशेष रूप से कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति समन्वय और सहिष्णुता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? जो ताकत है, शक्ति है, वो क्या है? समन्वय। एक दूसरे के प्रति हम लोग एक दूसरे को अपने में समावेशन रखते हैं, और सहिष्णुता, हम लोग सहिष्णु हैं, दूसरों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हमारी यह संस्कृति अनेकता में एकता, विविधता में सौंदर्य, परंपरा आधुनिकता दोनों का संतुलन सहेजती है। अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो अनेकता में हमें एकता का पाठ सिखाती है, विविधता में भी हमें सौंदर्य, और परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलन सहेजती है। अर्थात हमें आधुनिक होते हुए अपनी परंपराओं को सहेजना सिखाती है। परंपरा आधुनिकता विरोध नहीं, संवाद। अर्थात हमारी परंपरा आधुनिकता एक दूसरे के विरोध में नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संवाद करते हुए जीवन पथ पर हमें आगे बढ़ाते चलती है। निबंध का केंद्रीय अवधारणा यह है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। परंपरा अर्थात पूर्वजों की जड़ता नहीं, बल्कि जीवित धारा है। जो ये हमारी परंपरा है वो पूर्वजों की जड़ता नहीं है, बल्कि जीवित धारा है, जो कि हमें आगे हमारे जीवन में एक गति प्रदान करती है। और आधुनिकता क्या है? उसका विस्तार है, ना कि नाश है। लेखक कहता है कि किसी भी समाज की संस्कृति तभी समृद्ध होती है जब वह अपनी परंपरा को समझे और आधुनिकता को अपनाने का विवेक रखे। किसी भी की जो समाज का संस्कृति कब समृद्ध होगा? जब वो अपनी परंपराओं को समझते हुए आधुनिकता को अपनाने का विवेक, अर्थात हमें ज्ञान रखे कि हमें परंपराओं को अपने में सहेजते हुए अपनी आधुनिकता को बढ़ना है। संस्कृति पे खतरे। लेखक चेतावनी देते हैं कि उपभोक्तावाद, अंधाधुनिकरण, अर्थात हम बिना सोचे समझे पश्चिमी दुनिया का अनुकरण करते हुए जा रहे हैं, बाहरी दिखावट और बाजार केंद्रित सौंदर्य संस्कृति के लिए क्या है? खतरा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, अंधाधुनिकरण, बाहरी दिखावट और बाजार केंद्रित सौंदर्य, जो है क्या है? संस्कृति के लिए खतरा है। जब सौंदर्य का स्रोत मूल्य नहीं बल्कि बाजार हो जाता है, अर्थात जब सौंदर्य बाजार तय करने लगती है तब संस्कृति क्या होती है? खोखली होने लगती है। तो हम इस जो निबंध, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निबंध का निष्कर्ष यह है कि संस्कृति और सौंदर्य दोनों मिलकर मानव जीवन को अर्थ, संवेदना और गरिमा देते हैं। संस्कृति मनुष्य के बाहरी व्यवहार को आकार देती है और सौंदर्य उसकी आंतरिक संवेदना का विकास करता है। दोनों के अभाव में समाज ना तो मूल्यवान रह सकता है, ना ही रचनात्मक। नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को समन्वयात्मक शक्ति और बहुलवाद को उजागर किया, जो समय के साथ बदलती रही फिर भी अपनी मूल आत्मा को बनाए रखती है। कल्चरल प्लुरलिज्म जो है, जिसमें कि सभी धर्म, वर्ग,
संस्कृति के लोगों को हम अपने में समावेश करते हैं। ये हमारी क्या है, बहुलवादी, हमारी संस्कृति की शक्ति है, ताकत है। उसको उजागर किया है, जो समय के साथ तो बदलती रहती है, फिर भी अपनी मूल आत्मा को बनाए रखती है। अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसमें जीवंतता है, उसके बावजूद भी जो अपनी मूल आत्मा है इसे हमेशा संजोए रखती है। अब हम लोग देखते हैं इस निबंध में जो कुछ प्रमुख शब्द थे उसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। आर्येतर, इसका अर्थ है वे जातियां समुदाय जो प्राचीन आर्य जाति से अलग थी, आर्य नस्ल से न बांधकर। अर्थात जो आपने सुना हो आर्य जाति, द्रविड़ जाति, तो जो आर्येतर उसी के बारे में कहा गया जो जातीय समुदाय प्राचीन आर्य जाति से अलग थी। मिश्र संस्कृति अर्थात अलग अलग संस्कृतियों, जातियों, मान्यताओं का सम्मिलन। एकल स्रोत ना होकर बहुस्रोत संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, बहुसंस्कृतिवादी, जिसमें अलग अलग जातियां, मान्यताओं का मिलन है। संग्राहकता, सिर्फ एकत्र करना या संग्रह करना, यहाँ संस्कृति को इकट्ठा मानने की ओर इशारा है। संकीर्णता, एक होता है सीमित दृष्टि, ऊंची जाति, शुद्धता की सोच, बहुवैभिन्न को ना स्वीकारने की प्रवृत्ति, जिससे हम संकीर्ण मानसिकता होती है कि हम बहुवाद को नहीं, बहुभाषाविद, बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने से बचते हैं, तो वो हमारी क्या मानसिकता है, संकीर्णता, उस पर ये बातें हो रही है। पोढ़ापन, वृजनशीलता अर्थात रूढ़िवाद, अर्थात जो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, जो अपने लचीलेपन और परिवर्तन सहिष्णुता की जिसमें कमी है, जो अपने परिवर्तन को स्वीकारना से बचते हैं। जातिगत श्रेष्ठ अहंकार अर्थात किसी एक जाति या समुदाय को श्रेष्ठ, पवित्र या शुद्ध मानना। लोक स्मृति, जनता की सामूहिक स्मृति, लोकगीत, लोक कहानी, लोक कला, लोक परंपरा। विलासिता अर्थात केवल भोग की सुख साधना, साधनात्मक सुख की इच्छा। कलात्मक विलासिता अर्थात सुंदरता, अनुभव, कला, सौंदर्य अनुभूति वाले सुख, भौतिक सुख से अलग। रस अनुभूति, सौंदर्य बोध अर्थात कला, साहित्य, लोक कला आदि के माध्यम से होने वाले जो गहरी भावनात्मक अनुभूति जो आपको होती है वो होता है सौंदर्य बोध। अब हम लोग इस निबंध की कुछ प्रमुख पंक्तियां भी देख लेते हैं। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अगली पंक्ति देखते हैं। संस्कृति दुनिया को विस्तार से परिभाषित करके उसके साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। सौंदर्य बोध और संस्कृति बोध एक दूसरे के पर्याय हैं। द्विवेदी जी के साहित्य में मनुष्य ही केंद्रीय सत्य है। संस्कृति बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतर चेतना का स्वाभाविक विकास है। सांस्कृतिक चेतना का अर्थ है जीवन की समस्याओं के प्रति एक नया, व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण। नामवर सिंह ने द्विवेदी जी को हिंदी आलोचना की दूसरी परंपरा का वाहक माना है। संस्कृति का प्रश्न अंततः मनुष्य की अस्मिता का प्रश्न है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां निबंध के। अब हम लोग आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में मुख्य रूप से किसके विचारों की समीक्षा की? तो वे अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की समीक्षा की हैं। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कृति की स्मृति परंपरा को उजागर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध किस आलोचनात्मक पुस्तक में संकलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में संस्कृति को किस रूप में देखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जीवन जीने का व्यापक तरीका जिसमें मूल्य और जीवन शैली शामिल है। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति का विश्लेषण किस दृष्टि से किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समन्वयात्मक एवं मानवीय दृष्टि से। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है जिसमें यह निबंध संकलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के अनुसार अशोक का फूल किस बात का प्रतीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलोचनात्मक निबंध है ये।
अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में बार बार किस बात पर बल दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य की महिमा और उसके संघर्ष पर। अगला प्रश्न, एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यह कथन मूल रूप से किसका है जिसे नामवर सिंह ने उद्धृत किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने द्विवेदी जी को किस रूप में चित्रित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक मानवीय सांस्कृतिक चेतना के वाहक के रूप में। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध में किसकी प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऐतिहासिक संदर्भ और मानवीय मूल्यों की। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध किस पुस्तक में संकलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज में। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने द्विवेदी जी के चिंतन में किस पक्ष को महत्वपूर्ण माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रगतिशील एवं आधुनिक पक्ष को। नामवर सिंह के अनुसार संस्कृति का संबंध केवल कलात्मक मामलों से नहीं बल्कि किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मानव जीवन के मूल्यों, मान्यता और जीवन शैली से। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध में द्विवेदी जी ने किस बात पर प्रहार किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूढ़ियों और मिथकों पर। द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृति क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जीवन जीने का व्यापक तरीका। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य के माध्यम से किस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विवेदी परंपरा को। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, द्विवेदी जी के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की महत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के आलोचनात्मक लेखन की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोक चेतना और इतिहास बोध। अगला प्रश्न, जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है जिसका प्रयोग निबंध में हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जीने की प्रबल इच्छा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की संस्कृति दृष्टि में कौन सा भाव प्रमुख है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समन्वय और ग्रहणशीलता का। अगला प्रश्न, नामवर सिंह ने द्विवेदी जी के निबंधों को क्या कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सांस्कृतिक इतिहास। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में बहुलवाद के विचार को किसके संदर्भ में देखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता के संदर्भ में। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को किस शक्ति को उजागर किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, उसकी परिवर्तनशीलता और समन्वय की शक्ति को। अगला प्रश्न, संस्कृति दुनिया को विस्तार से परिभाषित करके उसके साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। यह पंक्ति किस विचार को पुष्ट करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संस्कृति एक वैश्विक और समावेशी अवधारणा है। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के लिए द्विवेदी जी का साहित्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की सही पहचान का माध्यम। अगला प्रश्न, अनंग लेख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कामदेव के लिए। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध की शैली कैसी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। ये थे महत्वपूर्ण इस निबंध से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।